प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो स्वपरागित फसलें हैं उनमें कौन कौन सी प्रजनन विधियां हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है मास सिलेक्शन या इसको हिंदी में बोल देते हैं समूह वर्ण, और दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं शुद्ध वंशक्रम वर्ण। ठीक है, तो उसको अपने शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ण है या सिलेक्शन है ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पादप समष्टि है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपने प्लांट पॉपुलेशन। तो जितने भी क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है व्हीट क्रॉप है, या जैसे धान की फसल है राइस क्रॉप है, तो वहाँ पर फील्ड के अंदर क्या होता है एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, है ना, और एक ही स्पीसीज के प्लांट्स का जो ग्रुप है, एक ही जाति के पौधों का जो समूह है वो क्या कहलाता है पॉपुलेशन या समष्टि कहलाता है। ठीक है, तो एक पादप समष्टि के अंदर या एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर हजारों लाखों की संख्या में पौधे होते हैं। ठीक है, अब इन सभी पौधों का जो जीन प्रारूप है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, बल्कि क्या है इनके जीन प्रारूप में या जीनोटाइप के अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं, वेरिएशन होती है या विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक वेरिएशंस या जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनका जीन प्रारूप बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, जिनका जीनोटाइप जो है वो बेटर क्वालिटी का होगा। कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जिनका जीन प्रारूप जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है अभी चुनाव करना है। ठीक है, किसका चुनाव करना है उत्कृष्ट पौधों का, उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों का, यानी सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं उनका चुनाव करना है। ठीक है, और उनको पहचान कर उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, और फिर उनसे बीजों को एकत्रित कर लेना है। जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे या उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे होंगे उनके बीजों को हमने एकत्रित कर लेना है। ठीक है, एकत्रित करके और फिर उससे अगली पीढ़ी जो है या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हम लोग उन बीजों से उगाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है वर्ण या सिलेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो फसलें हैं या क्रॉप्स हैं ये दो तरह की होती हैं। एक तो है स्वपरागित फसलें या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, और दूसरी हैं परपरागित फसलें या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक है, अब इन दोनों फसलों के अंदर किस तरह का डिफरेंस होता है, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो स्वपरागित फसलें हैं उनमें होमोजाइगोसिटी या समयुग्मनजता अधिक होती है। ठीक है, लगभग 90% या 95% तक क्या होगी इनमें समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी होगी। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या परपरागित फसलें हैं ये कैसी होती हैं ज़्यादातर हेट्रोजाइगस होती हैं। 80 से 90% तक इनमें क्या होगी हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता उपस्थित होती है। ठीक है, अब ये होमोजाइगोसिटी क्या है हेट्रोजाइगोसिटी क्या है ये आपने जेनेटिक्स के अंदर लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या स्वपरागित फसलें हैं उनमें अंत्य प्रजनन ह्रास अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है भाई, जब हम किसी पौधे के अंदर बार बार स्वपरागन करवाते हैं, एक प्लांट के अंदर जब हम रेपिटेडली क्या करवाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उससे उपज के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है, अगर उसकी उपज कम हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या स्वपरागित फसलें हैं उनमें नेचुरली या प्राकृतिक रूप से क्या होता है स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसलिए इनकी उपज के अंदर कमी नहीं आती है। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत्य प्रजनन ह्रास अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम परपरागित फसलों की बात करें या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें तो इन फसलों के अंदर नेचुरली क्या हो रहा है परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अगर हम इन पौधों के अंदर स्वपरागन करवाएं, ठीक है, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इनमें स्वपरागन करवाएं, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, तो उससे क्या होगा इन फसलों की जो उपज है उसमें कमी आ जाती है, इनकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, और यही क्या कहलाता है अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है। तो परपरागित फसलों के अंदर या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो उपस्थित होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस होते हैं स्वपरागित फसलों और परपरागित फसलों के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंसेस के कारण, इन्हीं अंतरों के कारण क्या होता है
दोनों प्रकार की फसलों में, स्वपरागित फसलों और परपरागित फसलों में जो प्रजनन की विधियां हैं या जो ब्रीडिंग की मेथड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम लोग अलग टाइप की मेथड्स यूज़ करेंगे प्रजनन के लिए या ब्रीडिंग के लिए, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या परपरागित फसलें हैं इनमें अलग टाइप की मेथड्स या विधियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस की वजह से या इन अंतरों के कारण ही हम लोग अलग अलग प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं इन दोनों टाइप की फसलों के अंदर। चलिए, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या स्वपरागित फसलें हैं उनमें कौन कौन सी प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो दो मुख्य प्रजनन विधियां हैं जिनका उपयोग हम लोग स्वपरागित फसलों में या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में करते हैं। किस लिए? वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए या किस्म को सुधारने के लिए। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अभी सबसे पहला कौन सा है? समूह वर्ण, या इसको बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर मास सिलेक्शन। और दूसरी विधि कौन सी है अभी? शुद्ध वंशक्रम वर्ण, या इसको बोल देते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इन दो मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समूह वर्ण या मास सिलेक्शन की। तो समूह वर्ण में हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट पॉपुलेशन है, एक पादप समष्टि है, उसके अंदर लाखों की संख्या में पौधे हैं। हमने क्या किया? उसमें से उत्कृष्ट लक्षणों वाले कुछ पौधों का वर्ण कर लिया या चयन कर लिया। चयन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उनके बीजों को एकत्रित कर लेंगे और सभी उत्कृष्ट पौधों के जो बीज हैं, है ना, जो सभी हमने सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनके जो सीड हैं उनको एक साथ हम लोग क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं या मिश्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रित करने से या मिक्स करने से क्या बनता है? अभी मास बनता है, बीजों का मास या सीड मास बोल देते हैं इसको, या बीजों का समूह बोल देते हैं। और इसीलिए इस विधि का नाम क्या पड़ गया? मास सिलेक्शन या समूह वर्ण। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब विविधतापूर्ण समष्टि, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन में से उत्कृष्ट व एक समान पौधों का वर्ण करके, ठीक है, सुपीरियर एंड जो आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं या सिमिलर प्लांट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करके इनके बीजों को, इनके सीड्स को हम लोग एक साथ समूह में मिश्रित करते हैं, एक साथ मास के रूप में हम लोग इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास सिलेक्शन या समूह वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं बनाना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि हम लोग किस तरह से मास सिलेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 7 पौधे हैं। ठीक है, हालांकि लाखों की संख्या में पौधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास मान लीजिए 7 प्लांट्स हैं या 7 पौधे हैं। इन प्लांट्स में से हमें सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं, यानी कि उत्कृष्ट लक्षणों वाले जो पौधे हैं उनका क्या करना है? हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो मैंने पहले इसको नंबरिंग दे दी, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 प्लांट्स हैं। अब इनमें से हमें उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर? 2 नंबर प्लांट, 4 नंबर प्लांट, 6 नंबर और 7 नंबर। इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो उपयुक्त है ना, या अधिक है। ठीक है, तो हम लोग इन पौधों का क्या कर लेंगे? वर्ण कर लेंगे या सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए पौधे हैं 1 3 और 5, इनको डिस्कार्ड कर देंगे या इनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरे स्टेप पर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, है ना, या वरित पौधे हैं, वो कौन कौन से हैं? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो ये 4 प्लांट्स जो हैं इनको हमने सेलेक्ट किया है या इनका वर्ण किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनसे बीजों को एकत्रित करेंगे। 2 नंबर जो पौधा है या प्लांट है, इनके बीजों को हमने अलग अलग से एकत्रित कर लिया। 4 नंबर पौधे से भी बीजों को अलग से एकत्रित कर लिया। इसी तरह से 6 नंबर से भी अलग से और 7 नंबर से भी अलग से बीजों को हमने क्या किया? एकत्रित कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 पौधे थे, तो हमारे पास 4 बीज ढेर या सीड लॉट बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन चारों के चारों बीज ढेरों को या सीड लॉट्स को एक साथ क्या कर लेंगे? मिश्रित कर लेंगे या मिक्सअप कर लेंगे, है ना। इन बीजों को एक दूसरे से मिक्सअप कर देंगे या मिश्रित कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? बड़ा बीज ढेर बन जाएगा, एक लार्ज सीड लॉट बन जाएगा। और यही लार्ज सीड लॉट जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा? एक न्यू वैरायटी या नई किस्म को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये है अभी मास सिलेक्शन। लेकिन ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में कौन सा डायग्राम आपको बनाना है? जनरलाइज्ड आउटलाइन, या इसको बोल देते हैं व्यापीकृत रूपरेखा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि व्यापीकृत रूपरेखा कौन सी होती है। तो ये है अभी मास सिलेक्शन की व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन।
ये डायग्राम आप लोग एग्जाम के अंदर बनाओगे, ठीक है ना। अगर ये डायग्राम आप लोग बनाते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो पीछे मैंने आपको डायग्राम समझाया है वो डायग्राम आप एग्जाम के अंदर नहीं बनाओगे, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मास सिलेक्शन वास्तव में है क्या, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं कि व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन क्या होती है मास सिलेक्शन के अंदर। तो कुछ सिंबल्स हैं, है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे। जब भी हम लोग जनरलाइज्ड आउटलाइन बनाएंगे या व्यापीकृत रूपरेखा बनाएंगे तो एक बड़ा बॉक्स हम लोग शो करेंगे। इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड, ठीक है। इसको खेत मानते हैं हम लोग या फील्ड मानते हैं। इस फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं या घेरे बनाने हैं या गोले बनाने हैं, ठीक है। इन सर्कल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको प्लांट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कल्स क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, पौधे हो जाएंगे, और ये जो बड़ा बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। इस तरह की डायग्राम हम लोग आगे बहुत सारी विधियों के अंदर बनाएंगे, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास पहले वर्ष है ना, हम लोग एक नई किस्म तैयार करना चाहते हैं मास सिलेक्शन के द्वारा या समूह वर्ण के द्वारा। तो हम लोग पहले वर्ष क्या करेंगे, तो पहले वर्ष हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे। तो मान लीजिए ये एक फील्ड है या खेत है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि, ठीक है। अब ये पादप समष्टि या प्लांट पॉपुलेशन कैसी है, अभी जेनेटिकली डाइवर्स है, यानी ये विविधतापूर्ण है, ठीक है। अब इस विविधतापूर्ण या जेनेटिकली डाइवर्स जो पॉपुलेशन है या समष्टि है, इसमें से क्या करेंगे, पौधों का सिलेक्शन करेंगे या प्लांट्स का सिलेक्शन या वर्ण करेंगे। कितने पौधे हमें सिलेक्ट करने हैं, 200 से लेके 1000, है ना। यहाँ पे पौधे कितने होंगे, हजारों या लाखों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने पौधे चाहिए, 200 से लेके 1000, यानी अधिकतम 1000 पौधे और कम से कम 200 पौधे जो है वो होने चाहिए, है ना। बीच में कितने भी हो सकते हैं, 300, 400 या 500, है ना, 800, 900, 1000 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। ये पौधे कैसे होने चाहिए, अभी उत्कृष्ट या सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले होने चाहिए, और साथ में एक समान, ठीक है ना, सिमिलर प्लांट्स होने चाहिए। इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ण कर लेते हैं, यानी इनका सिलेक्शन कर लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद इनको टैग कर देते हैं, है ना, कोई टैग इनके ऊपर बांध देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 200 से 1000 प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं या वरित किए हैं, इन वरित पौधों के बीजों को एक साथ मिश्रित कर लेते हैं। यही मैंने आपको बताया मास सिलेक्शन के अंदर, ये जो 200 से 1000 पौधे होंगे, उत्कृष्ट पौधे या सुपीरियर प्लांट्स, इनके सीड्स को कलेक्ट करके और एक साथ हम लोग क्या कर लेंगे, मिश्रित कर लेंगे, ठीक है। मिश्रित कर लिया तो ये हमारा पहले वर्ष का जो काम है ना, वो कंप्लीट हो गया या पूर्ण हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष हम लोग क्या करेंगे भी, परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो जब भी किस्म का निर्माण किया जाता है वर्ण विधि के द्वारा या सिलेक्शन मेथड के द्वारा, जब भी न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है तो दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला जो टेस्ट है वो कौन सा है, इनिशियल यील्ड ट्रायल, या इसको बोल देते हैं प्रारंभिक उपज परीक्षण। और दूसरा कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल, जो हम लोग आगे मैं बताऊंगा आपको, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समन्वित उपज परीक्षण। तो ये दो तरह के परीक्षण या टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं वर्ण विधि के अंदर या सिलेक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। तो दूसरे वर्ष हम लोग क्या करेंगे भी, इस विधि के अंदर जो हमने बीजों को मिश्रित किया था एक साथ, इन मिश्रित बीजों को लेंगे और अलग अलग फील्ड्स के अंदर उगाएंगे। यहाँ पे 4 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 अलग अलग बॉक्स मतलब 4 अलग अलग फील्ड को दर्शा रहे हैं, है ना, अलग अलग फील्ड या अलग अलग खेतों को दर्शा रहे हैं, जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर या भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर उपस्थित हैं। तो इसका मतलब जो वातावरण होगा या जलवायु होगी या क्लाइमेट होगा वो अलग अलग होगा इन चारों फील्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे, यानी कि इन मिश्रित बीजों को यहाँ पे उगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, उपज देखेंगे कि कौन से क्लाइमेट के अंदर या कौन से फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा उपज आ रही है, ठीक है। अब जितनी भी उपज आएगी, अब हम इनकी उपज को कंपेयर करेंगे, इनकी यील्ड को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे, किसके साथ, मानक किस्म के साथ या स्टैंडर्ड वैरायटी के साथ। स्टैंडर्ड वैरायटी कौन सी होगी, जो लोकल सुपीरियर वैरायटी चल रही होगी, ठीक है, जो स्थानीय उन्नत किस्म होगी जिसका किसान उपयोग कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, मानक किस्म या स्टैंडर्ड वैरायटी, ठीक है। उसको हम लोग चेक के रूप में उपयोग करेंगे। चेक का क्या मतलब है कि हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जो हम लोग किस्म तैयार कर रहे हैं
मिश्रित बीजों को उगाने से या मिक्स्ड सीड को ग्रो करवाने से उनकी जो उपज है, ठीक है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसलिए इसको चेक वैरायटी भी बोल देते हैं या चेक किस्म भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मानक किस्मों का हम लोग चेक के रूप में उपयोग करते हैं, तो उपज के साथ इनकी तुलना हो जाएगी। अब जिस फील्ड के अंदर या जिस खेत के अंदर सबसे ज़्यादा उपज आ रही होगी, ठीक है, उस फील्ड से हम लोग क्या करेंगे, पौधों का वर्ण कर लेंगे, ठीक है। और वर्ण करने के बाद या सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका माइक्रो इवेल्युएशन करेंगे, है ना। वर्ण से प्राप्त जो समष्टियाँ होंगी या ये जो पॉपुलेशन होगी, प्लांट पॉपुलेशन होगी, इसका माइक्रो इवेल्युएशन या सूक्ष्म मूल्यांकन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे वर्ष की क्रिया है या दूसरे सेकंड जो ईयर है उसके अंदर हम लोग ये 3 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तीसरे से 5वें वर्ष, ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां 3 वर्ष तक हम लोग क्या करेंगे, समन्वित उपज परीक्षण करेंगे या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स करेंगे, ठीक है। जो पॉपुलेशन चेक वैरायटी से उत्कृष्ट हो, है ना, या चेक वैरायटी से जो सुपीरियर पॉपुलेशन होगी या समष्टि होगी, उसका हम लोग क्या करेंगे भी, समन्वित उपज परीक्षण करेंगे या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल सफल हो जाता है, समन्वित उपज परीक्षण अगर सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लोग जो सबसे अगर उत्कृष्ट है, ठीक है, अगर मोस्ट सुपीरियर है, तो इस किस्म को हम लोग नई किस्म के रूप में या न्यू वैरायटी के रूप में इसका क्या कर देंगे, विमोचन कर देंगे या इसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष तक हमें क्या करना है, समन्वित उपज परीक्षण करवा के और फिर इसको विमोचित करना है या इसको रिलीज करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ईयर है या लास्ट जो वर्ष है, छठा वर्ष, 6th ईयर में हम लोग क्या करेंगे भाई, जो विमोचित किस्म है यानी कि जिस वैरायटी को हम लोगों ने मार्केट के अंदर रिलीज किया है, उसका क्या करेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे या बीज गुणन करेंगे, ठीक है। बीज का गुणन करेंगे किसके अंदर, फील्ड के अंदर, एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर इन बीजों को उगाएंगे, ठीक है, आइसोलेटेड कंडीशंस के अंदर या पृथककृत परिस्थितियों के अंदर। और जो भी पौधे हमने उगाए हैं, इन पौधों से हम लोग बीजों को एकत्रित कर लेंगे, तो ज़्यादा मात्रा में बीज जो है वो उत्पन्न होगा, और यही क्या कहलाता है, बीज गुणन या सीड मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। सीड का मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पैकिंग करेंगे, और पैक करने के बाद उसकी सप्लाई करेंगे किसको, किसानों को, है ना, फार्मर्स को। तो ये जो बीज बना है, फार्मर्स में या किसानों में इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो ये है भी व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन किसकी, मास सिलेक्शन की। एग्जाम के अंदर आप लोग यही डायग्राम बनाओगे, व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन, ठीक है। तो ये थे भी पहली विधि, मास सिलेक्शन या समूह वर्ण। उसके बाद दूसरी विधि की हम लोग बात करते हैं, शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो हमें क्या करना है भी, बिल्कुल वही प्रोसेस है। हमारे पास एक जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन है, विविधतापूर्ण समष्टि है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उत्कृष्ट पौधों का वर्ण करेंगे, यानी जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे उनका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इनके बीजों को या इनके सीड्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। एकत्रित करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, एकल पादप संततियाँ, ठीक है, या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस। ये क्या होती हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एकल पादप संततियाँ जब हम उगाते हैं, तो इससे जो उत्पन्न होने वाले बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। तो उससे जो पौधे बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम कहलाएंगे, ठीक है। तो शुद्ध वंशक्रम वर्ण को किस तरह से परिभाषित करेंगे भी, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधों का वर्ण करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है भी, बीजों को मिश्रित नहीं करना है, सीड्स को मिक्सअप नहीं करना है, बल्कि उनको क्या रखना है, अलग अलग रखना है या सेपरेट रखना है, ठीक है। अलग अलग रख लिया, अब हम क्या करेंगे, इन बीजों को अलग अलग ही उगाएंगे, है ना। एक पौधे से प्राप्त बीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति के अंदर उगाएंगे, दूसरे पौधे से प्राप्त बीजों को दूसरी पंक्ति में उगाएंगे, तीसरे पौधे से प्राप्त बीजों को तीसरी पंक्ति में उगाएंगे। इस तरह से अलग अलग पंक्तियां या अलग अलग जो प्लांट रोज हैं वो बना लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जो पंक्तियां बनती हैं उनके अंदर जो पौधे होते हैं
है ना, वो क्या कहलाते हैं, एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस। ठीक है, और ये विधि क्या कहलाती है अभी, शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग एक डायग्राम से। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाया है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 प्लांट्स हैं यहाँ पे, हालांकि फील्ड के अंदर तो हज़ारों लाखों की संख्या में पौधे जो हैं वो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो फील्ड है या खेत है उसका साइज़ कितना है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 पौधे हैं, तो इन 8 पौधों में से 8 प्लांट्स में से हमें क्या करना है, सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं या उत्तम लक्षणों वाले जो पौधे हैं उनका क्या करना है, वर्ण करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो प्लांट नंबर 1, 3, 4, 6 और 8, ये ऐसे पौधे हैं जो सुपीरियर कैरेक्टर्स या उत्तम लक्षण जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ण कर लेंगे या सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो 1, 3, 4, 6 और 8 इन प्लांट्स का क्या कर लिया, वर्ण कर लिया। तो ये सिलेक्टेड प्लांट्स हैं या वरित पौधे हैं। बाकी कौन कौन से बचे थे, 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। तो इन तीनों प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया या पीछे छोड़ दिया, यानी इनका हमने सिलेक्शन नहीं किया या वर्ण नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं या वरित पौधे हैं इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं। 1 नंबर प्लांट से जो हमें बीज मिलेंगे उसका अलग बीज ढेर बनाएंगे, 3 नंबर से जो भी बीज मिलेंगे उसका अलग बीज ढेर, इसी तरह से 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इन सभी प्लांट्स के लिए जो बीज हम लोग एकत्रित करेंगे उनका अलग बीज ढेर बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आप लोग देख सकते हो ये जो बीज ढेर है ये 1 नंबर पौधे के बीजों का है, ये 3 नंबर पौधे के बीजों का बीज ढेर है, ये 4 नंबर का है, ये 6 नंबर का है और ये 8 नंबर का है। ठीक है, अब हमें इन बीज ढेरों को या सीड लॉट्स को मिक्स नहीं करना है या मिश्रित नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन करवा रहे हैं या शुद्ध वंशक्रम वर्ण करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 नंबर जो प्लांट है इसके जो बीज हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति के अंदर उगा देंगे, एक लाइन के अंदर उगा देंगे। ठीक है, तो जब हम लाइन के अंदर उगाएंगे तो इस तरह से ये लाइंस दिख रहे होंगे आपको। लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने एक पंक्ति के अंदर पौधों के बीजों को उगाया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 नंबर पौधे के जो बीज हैं उनको उगाकर हमने ये पौधे विकसित किए हैं। 3 नंबर के लिए जो बीज हैं उनको अलग से उगा लेंगे पंक्ति के अंदर। ठीक है, तो ये 3 नंबर के लिए है, ये 4 नंबर के लिए है, ये 6 नंबर के लिए है और ये 8 नंबर के लिए है। तो ये जो अलग अलग पंक्तियों के अंदर पौधे उगे हुए हैं इन पौधों को हम लोग क्या बोल देते हैं, एकल पादप संततियाँ या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन पंक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, माइक्रो इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों या इन सभी एकल पादप संततियों में से या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस में से सबसे सुपीरियर या सबसे उत्तम जो पौधे हैं वो किस पंक्ति के अंदर हैं या किस रो के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 नंबर, मान लीजिए 3 नंबर जो पौधा था है ना, उससे प्राप्त बीजों के द्वारा जो हमने एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस उगाई थी, ठीक है, उसके पौधे सबसे उत्तम हैं या सुपीरियर हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया या इसका वर्ण कर लिया। वर्ण करने के बाद इसके बीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इन बीजों को हम लोग नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, न्यू वैरायटी के रूप में इन सीड्स को मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है अभी बेसिक कॉन्सेप्ट किसकी, प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम वर्ण की। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पिछली स्लाइड वाला ये वाला डायग्राम और ये आगे वाला, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये डायग्राम आप एग्जाम के अंदर नहीं बनाओगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाया है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन देख लेते हैं। यही डायग्राम आप लोग एग्जाम के अंदर बनाओगे। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है ना, एक खेत है बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स है ये फील्ड हो जाएगा और इसके अंदर जो सर्कल्स मैंने शो कर रखे हैं ये प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फील्ड है वो कौन सी किस्म का है, या तो कोई देशी किस्म है यानी लोकल वैरायटी है, या फिर कोई ओल्ड वैरायटी है या पुरानी किस्म है। ये जो किस्म है इसके जो पौधे हैं, ठीक है, उनमें आनुवंशिक विविधता बहुत अधिक होती है।
क्यों? क्योंकि अलग अलग जो शुद्ध वंशक्रम होते हैं या अलग अलग प्योर लाइन्स होती हैं, उनका ये मिक्सचर होते हैं ये जो पौधे हैं, ठीक है। तो अलग अलग लाइन्स या वंशक्रम अगर मिल जाते हैं तो आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब इस फील्ड के अंदर जो पौधे हैं उनमें क्या उपस्थित होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता उपस्थित होगी। तो हमें क्या करना है, इस विविधतापूर्ण समष्टि में से, इस जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन में से कितने प्लांट्स का सिलेक्शन करना है? 200 से लेके 2000, यानी कम से कम 200 प्लांट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और अधिकतम 2000 पौधों का हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ण कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें कौन से पौधों का सिलेक्शन करना है अभी? जो उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे होंगे, यानी कि सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होंगे, उनका हम लोग क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। अब जिन पौधों का हमने सिलेक्शन किया है या वर्ण किया है, इनके सीड्स को या इनके बीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं, यानी सेपरेटली हम लोग इनको अलग अलग रख लेते हैं। ठीक है, ये तो पहले वर्ष की क्रियाएं हैं या फर्स्ट ईयर हम लोग ये स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरे वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? सेकंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे? जो वरित पौधों के बीज हैं, यानी जो सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स हैं जिनको हमने अलग अलग एकत्रित किया था या सेपरेट हमने उनको कलेक्ट किया था, उनको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पंक्तियों के अंदर उगाएंगे। ठीक है, और उससे क्या विकसित होगा भी? एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यापीकृत रूपरेखा के अंदर, जनरलाइज्ड आउटलाइन के अंदर इस तरह से अगर आप लाइंस अगर आपको कहीं पर देखने को मिले जो कि एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल हों, तो इसका मतलब ये क्या उगाया हुआ है? एकल पादप संततियां या इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस उगाई हुई है। ठीक है, तो इस सिंबल को भी आप लोग समझ लेना। और बाकी जो बचे हुए पौधे हैं, है ना, निकृष्ट यानी जो इन्फीरियर प्लांट्स हैं, वह अवांछनीय है, यानी कि अनडिजायर्ड जो प्लांट्स हैं, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं? त्याग देते हैं या उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में ये स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद तीसरे वर्ष हम लोग क्या करेंगे भी? प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे या इनिशियल यील्ड ट्रायल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यील्ड ट्रायल है ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फील्ड्स में किया जाता है। तो यहाँ पे 4 फील्ड आपको दिख रहे होंगे। तो 4 अलग अलग फील्ड्स के अंदर या अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं या इनिशियल यील्ड ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो जो उत्कृष्ट संततियां हैं या सुपीरियर प्लांट्स हैं, उनका इनिशियल यील्ड ट्रायल किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और इस परीक्षण के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो प्रचलित उन्नत किस्म होती है ना, जिसको मानक किस्म भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड वैरायटी भी बोल सकते हैं, यानी जो लोकल एस्टैब्लिश्ड सुपीरियर वैरायटी होती है, ठीक है, उसको हम लोग चेक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि उसको चेक किस्म के रूप में या चेक वैरायटी के रूप में उसका यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने प्लांट्स उगाए हैं, इनकी उपज की हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे, इनकी यील्ड का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? इस प्रचलित उन्नत किस्म के साथ या इस चेक वैरायटी के साथ या चेक किस्म के साथ। ठीक है, और जिस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा उपज आपको देखने को मिलेगी उसको फिर हम लोग आगे लेके जाएंगे 4th से 6th ईयर तक। ठीक है, तो तीसरे वर्ष आपको ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद चौथे से छठे वर्ष, यानी चौथा, पांचवा और छठा, 3 वर्ष हो गए। 3 ईयर्स तक हम लोग क्या करेंगे भी? कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे, यानी कि समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। और ये समन्वित उपज परीक्षण 3 वर्ष तक लगातार करने हैं, अलग अलग फील्ड्स के अंदर किए जाते हैं। किसका करते हैं? उत्कृष्ट संततियों का, यानी कि सुपीरियर जो प्रोजेनिस होती हैं या प्रोजेनी प्लांट्स होते हैं, उनका हम लोग कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल या समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं भी? रोग रोधिता व गुणवत्ता परीक्षण भी करते हैं, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस एंड जो क्वालिटी टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं इन 4 से 6 वर्षों के अंदर। ठीक है, 4th से 6th ईयर के बीच में, यानी इन 3 वर्षों के अंदर हम लोग ये करते हैं। ठीक है, और जो सबसे उत्कृष्ट वैरायटी होती है, सर्वोत्कृष्ट जो संतति होती है ना, या मोस्ट सुपीरियर जो प्रोजेनी प्लांट्स होते हैं, उनको नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं या न्यू वैरायटी के रूप में उनको क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 वर्षों के अंदर हमें ये 3 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? 7th ईयर, 7वें वर्ष हम लोग क्या करेंगे? जो किस्म हमने रिलीज़ की है या विमोचित की है मार्केट के अंदर, उस विमोचित किस्म का या रिलीज्ड वैरायटी का बीज गुणन करेंगे या सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सीड मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर किया जाता है? एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर किया जाता है। इन बीजों को उगाएंगे हम लोग, और ये फील्ड कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरे फील्ड से
या अन्य जो खेत होते हैं उनसे इनके बीच की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई डिजीज़ का कंटेमिनेशन ना हो या कोई अनडिज़ायर्ड जो पॉलन है, अवांछित जो परागकण है, वो यहाँ पे आके परागण न कर सके। इसलिए हम लोग आइसोलेटेड फील्ड के अंदर या पृथककृत खेत के अंदर बीजों का गुणन करते हैं, ठीक है। गुणन कर लिया, गुणन करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी पैकिंग कर लेंगे। पैकिंग करने के बाद फिर फार्मर्स के अंदर या किसानों में इन बीजों का हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर देंगे, ठीक है। तो ये है अभी प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम वर्ण की व्यापीकृत रूपरेखा या जनरलाइज्ड आउटलाइन, ठीक है। और यही डायग्राम जो है ना, इस स्लाइड का डायग्राम और ये नेक्स्ट स्लाइड का जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग एग्ज़ाम के अंदर बनाओगे, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।